वो उन युवाओं को हौसला दे रहे हैं, उनको ये आशा दे रहे हैं कि मैं हूं और हम आपके रोजगार पे काम करेंगे, और युवा उनको उस उम्मीद से देख रहा है। ये गहन पॉलिटिकल काम है। मुझे ऐसा लगता है अंततोगत्वा मास कांटेक्ट प्रोग्राम, जिस तरह से हम लोगों से जुड़े, वही तो राजनीति है ना। नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून बनाए, उनके जेब में से माल छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं कि मैं लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद स्थापित करना चाहता हूं, वो सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और विपक्ष को हौसला और मजबूती देते हैं कि वो सरकार को किससे लड़ सके। मोदी जी ने गोता लगाया, मुझे तो लगा था गोता निकालकर डूबी हुई अर्थव्यवस्था को निकालने गए हैं, डूबे हुए रोजगारों को निकालने गए। वो तो खुद ही बुड़की मार के बैठ गए, खुद ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गए। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का रोजगार पर, महंगाई पर, महिला सुरक्षा पर, आर्थिक असमानता पे कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या दे रही है? कांग्रेस पार्टी वही पुराना भारत देना चाहती है, वही सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, इन तमाम टर्म्स को। तो जिस तरीके से इनको डिमोनाइज किया गया है आज की तारीख में, तो ये गालियां हैं। तो आज तो गांधी को भी गाली दी जाती है, तो क्या गांधी को हम बापू और राष्ट्रपिता कहना बंद कर दें? हम गोडसे के पुजारी बन जाएं भाजपाइयों की तरह? आज तो नेहरू को गाली मिलती है, आज तो इंदिरा गांधी को, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की हिम्मत दिखाई, उनको गाली मिलती है। आज तो हर व्यक्ति को जिसने इस देश के लिए अपना खून, अपना बलिदान दिया, उसको गाली मिलती है। आज की तारीख में ये हो रहा है। मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। गांव देहात में लोग खासे नाराज हैं। गांव देहात में लोगों की थाली पर आपने प्रहार किया है। जब 50,000 बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन वापस लेना पड़ता है, तो ये पता चलता है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। और वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ ईसाई नहीं है, वो सिर्फ दलित नहीं है, वो जनरल कास्ट के भी लोग हैं, वो गरीब हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं आज की तारीख में। आम लोग आपस में ना झगड़ा करना चाहते हैं, आम लोग ना आपस में खून के प्यासे हैं, आम लोग आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये जो भाजपा का ताना बाना है, ये जो भाजपा की कुत्सित गंदी राजनीति है, कहीं ना कहीं इसके चलते एक उन्माद का माहौल फैलता है। आप एक शानदार पत्रकार रही, बहुत कामयाब थी आप, उसके बाद अचानक ये राजनीति में दखल क्यों किया, और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ कामयाब हुई हैं? क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि आप एक जीवन में कई जीवन जीना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पत्रकारिता कर रही थी तो राजनीति में शुरू से बड़ा झुकाव था, एक रुझान था, राजनीति बहुत अच्छी लगती थी और ऐसा लगता था कि किसी बदलाव का बड़ा सशक्त जरिया जो है वो राजनीति है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकसभा चुनाव को कमोबेश अब 1 महीने का वक्त बाकी है और आप देख रहे हैं जो सियासी गर्मी है अपने उफान पर है। फिलहाल बीजेपी को देखकर ये लगता है कि कल को शायद जब तक चुनाव में ये पार्टी जाएगी, बीजेपी बचेगी नहीं। तमाम जो पार्टियां हैं उनका एक समंदर तैयार हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा निशाने पर है। कांग्रेस की रणनीति क्या है? जिस चुनाव को ये माना जा रहा है कि अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी खुद ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 3.0, जाहिर है वो खुद प्रोडक्ट भी हैं, मैनेजर भी हैं और खुद ही अपनी पब्लिसिटी भी करते हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी चैलेंजर है, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास विकल्प क्या हैं? राहुल गांधी जगह जगह जाकर एक तरह से मीडिया के विकल्प को धता बताते हुए, क्योंकि उनका ये कहना था पिछली उन्होंने जो यात्रा की थी कि मीडिया की वजह से उनको इस यात्रा पर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोगों से सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं मीडिया को रास्ते से हटा के। क्या वो ऐसा कर पा रहे हैं? इस दूसरी यात्रा को लेकर खासकर काफ़ी आलोचना है कि जो उनका पहली यात्रा में जिस तरह का असर पैदा हुआ था, इस यात्रा में ना उसका कोई प्रभाव नज़र आ रहा है, ना जो संदेश है वो आम लोगों तक पहुंच पा रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, आलोचना ये भी है कि भाई राहुल गांधी को जब दिल्ली में होना चाहिए था, अलायंस को एक साथ बांध कर, इंडिया अलायंस को एक साथ रखना चाहिए था, गांठ बांध कर, ऐसे में वो सड़क पर निकल गए हैं। मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त मौजूद हैं। तेज तर्रार नेता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा स्पोक्स पर्सन हैं और पेशे से पत्रकार भी रही हैं। और एक डिस्क्लेमर यहाँ छोटा सा ये भी है कि मैं और सुप्रिया एक साथ हम लोग एनडीटीवी में काम करते रहे हैं। हालांकि ये बिजनेस चैनल में हुआ करती थी और मैं होती थी पॉलिटिकल चैनल में, तो ये डिस्क्लेमर ज़रूर यहाँ पर देना ज़रूरी है। लेकिन आज सुप्रिया एक नेता की हैसियत से बैठी हैं और मैं पत्रकार हूँ और आपके सवाल मैं इनके सामने रखूँगी। इनकी जो अपना सफ़र रहा है पत्रकारिता से और राजनीति तक का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया, चूंकि आप चेयरपर्सन हैं सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, माना ये जा रहा है कि अब जो ये चुनाव होने वाला है ये डिजिटल स्पेस में लड़ा जाएगा। सबसे पहले ये मुझे बताइए, आप कैसी चुनौतियां महसूस करती हैं और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि तथाकथित मुख्य धारा का पूरा मीडिया एक तरफा हो गया है?
सबसे पहले तो अरफा जी शुक्रिया बुलाने के लिए, और आपकी बड़ी प्रशंसक रही हूँ। जब आपके साथ काम करती थी टेंजेंशियली, हम एक बिल्डिंग में काम करते थे तब भी, और अभी भी जिस तरह से आप पत्रकारिता की ध्वजवाहक अभी भी बनी हुई है। मुझे लगता है कोई भी चुनाव अंततोगत्वा लोगों के बीच में लड़ा जाता है, जनता के मुद्दों पर लड़ा जाता है, जनता वोट देती है। ये डिजिटल में चुनाव और AI रैली में चुनाव, ये 3D कर दो ये चुनाव, ये सब ये सारी चीजें एक फैसिलिटेटर है, ये मुख्य धारा से जोड़ती हैं। चुनाव तो लोगों के बीच में लड़ा जाता है, लोगों के मुद्दे पे लड़ा जाता है। राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम मैं आती हूँ यात्रा पे, लेकिन आपके सवाल से एक सवाल ये पैदा होता है कि कभी कभी तो मीडियम ही मैसेंजर बन जाता है। जैसे फेसबुक के जरिए पिछले चुनाव में आप देखिए 2014 भी, उसके बाद 2019 भी, व्हाट्सएप के जरिए जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी का जो तो मैं उस इस्तेमाल पे आ है। रही हूँ। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये सारी चीजें प्रमुखता लेती हैं, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ती हैं। फेसबुक पर एक ऐड देख के मैं वोट नहीं करने चला जाता हूं, या इंस्टाग्राम पे एक रील देखकर मेरा मन नहीं वो प्रभावित जरूर कर सकता है, ये मैं पूरी तरह से एक हवा तो बनती है। सोशल मीडिया की हेड होने के नाते मैं एक चीज बड़े फक्र से कहती हूं कि कांग्रेस का सोशल मीडिया एक डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बीजेपी का सोशल मीडिया एक फेक न्यूज फैक्ट्री है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल में, और इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, मेरी टीम, मेरा नेतृत्व, मेरी लीडरशिप जिसने मुझे गाइड किया, मुझे लगता है पिछले 2 साल में हमने बीजेपी की सोशल मीडिया को ध्वस्त कर दिया है। एंगेजमेंट्स में हमने, नैरेटिव सेटिंग में हमने, उनका पर्दाफाश करने में। अगर आप एंगेजमेंट रेट हमारे 2 नेताओं का ही देख लीजिए, मोदी जी के इतने लाख फॉलोअर हैं, राहुल गांधी जी के उसके एक फ्रैक्शन के हैं। एंगेजमेंट राहुल गांधी जी पे ज्यादा है, इंप्रेशन उस पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि असल लोग बात सुन रहे हैं। बॉट्स खरीद कर तो कोई भी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बन जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो चीज आज ट्रेंड भी कर रही है, 20 मिलियन फॉलोवर हैं बीजेपी के ट्विटर पे, इंप्रेशन आते हैं 10, लाइक्स आते हैं 10, ऐसा क्यों है? खरीदे हुए लोग हैं ये? मुझे नहीं पता खरीदे हैं क्या, आप लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही चर्चा, इतनी आत्ममुग्धता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट भी क्रिएट करती हैं ये चीजें। एक डिस्कनेक्ट है बीजेपी का। बीजेपी को लगता है कि जो उन्होंने बोल दिया वो नीचे तक वो व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा देंगे, उससे बिल्कुल मुझे लगता है धर्मांधता बढ़ती है, उससे मुझे लगता है नफरत बढ़ती है। लेकिन उससे क्या इस देश का भला हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। उससे क्या नौजवानों को नौकरी मिल रही है? उससे क्या शिक्षक भर्ती हो रही है? उससे क्या लड़के कम दौड़ा दौड़ा के पुलिस के द्वारा पीटे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। और इस बार चुनाव इन मुद्दों पर होगा। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात आपको खत्म करती हूं। मैं अभी यात्रा से लौटी, 8 दिन थी मैं वहां पर। उत्तर प्रदेश का युवा मैंने इससे पहले इतना उद्वेलित कभी नहीं देखा। मैं यूपी से आती हूं, आप यूपी से आती हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के युवा के अंदर इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कभी नहीं देखी। और वो नाराजगी किससे है? वो नाराजगी उस सरकार से है जिन्होंने उसको गाजर मूली समझने का काम किया है, और वो जरूर सबक सिखाएंगे, ये मेरा मानना है। सुप्रिया जी, आप सोशल मीडिया की इंचार्ज हैं और यहाँ जिक्र हो रहा है कि किस तरह से एक पार्टी को दुश्मन की तरह डिमोनाइजेशन हो रहा है। मैं देख रही हूँ आपके सोशल मीडिया पे कि किस तरह से बीजेपी IT सेल ने वो तो एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर देते हैं, झूठ की बुनियाद पे तमाम चीज़ें हो रही हैं। अभी आपके राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके नारे लग रहे थे और उन्होंने कहा कि नासिर साहब जिंदाबाद, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने एक शब्द कहा बीजेपी की IT सेल ने, वो गलत वीडियो, वो दुष्प्रचार, वो फेक न्यूज इस देश के IT मंत्री ने फैलाई। उस IT मंत्री ने जिसकी लिखित चिट्ठी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके, हमारे, इस देश के तमाम लोगों के अकाउंट और पोस्ट विथहोल्ड करते हैं। किस हैसियत से अब वो कर सकते हैं? किस मुंह से वो जाकर कह सकते हैं? मतलब जो मैं कह रही थी फेक न्यूज फैक्ट्री, वो IT सेल नहीं, वो सरकार के मंत्री हैं। ये तो 2 रुपल्ली के ट्रोल से भी बदतर है। मेरा अपना मानना है, इतनी घृणा, इतनी नफरत, क्योंकि जो सांसद है वो एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर समुदाय से आता है। नासिर साहब जिंदाबाद का नारा लग रहा था, सारी रिपोर्ट फोरेंसिक की ये बताती है, और मुझे ऐसा लगता है इस पर एक जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव हमारी तरह से होना चाहिए और होगा। ट्विटर पे आपने काउंटर किया, ये तो व्हाट्सएप पे चला गया होगा, लाखों लोगों तक चला गया होगा ये वीडियो कि देखिए कांग्रेस पार्टी की रैली में यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, व्हाट्सएप पे जाने से क्या फर्क पड़ता है? आजकल व्हाट्सएप हमारा भी बड़ा स्ट्रांग है, वहां पर भी पहुंच जाती हैं चीजें। पर मेरा अपना मानना है कि ये पैथोलॉजिकल लायर्स की स्टेट दिखाता है। ये बीजेपी की IT सेल, वो 10-12 बैठकर और 15-20 साल के लड़के ये लफंगे बात करें तो ठीक है,
यहां तो सरकार के मंत्री खुद ब खुद, और वो मंत्री जिसके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए फेक न्यूज को कर्ब करने की, सोशल मीडिया को ज्यादा सतर्क बनाने की, वो ऐसी बात कर रहा है। सुप्रिया जी, ये बताइए कि एक दौर में हम ऐसे जी रहे हैं जहां पर राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़े चैलेंजर हैं नरेंद्र मोदी के, और मुझे लगता है दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता जहां इतना बड़ा नेता निकला हो और मीडिया उसका पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर जाए। दूसरी तरफ आप ही देखिए, नरेंद्र मोदी समंदर के अंदर चले जाते हैं तो वहां 2 दर्जन कैमरा पर्सन जाके उनके हर हाव भाव को वो वीडियोग्राफ करने की कोशिश करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। ऐसे में मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं राजनीति पर आऊँ भारत जोड़ो यात्रा की, इस बार आपकी ये यात्रा क्यों नोटिस नहीं हो रही है? पिछली बार राहुल गांधी ने अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, कुछ मैं कहूँगी रीजनल मीडिया का उन्हें सपोर्ट भी मिला, यूट्यूब पे खासकर हमारे जैसे संस्थान ने, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है एक पत्रकार के तौर पे कि अपोजिशन क्या कर रहा है हम ये दिखाएं। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये हल्का क्यों पड़ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता हल्का पड़ रहा है। एक्चुअली जो मेरे स्टेटिस्टिक्स हैं, मैं तो बहुत डेटा ड्रिवन पर्सन हूँ। मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो मैं उसका डेटा देखती हूँ कि इसके कितने इंप्रेशंस हुए, कितने लाइक्स आए, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने देखा, कितने सेकंड देखा गया, कितने मिनट देखा गया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्चुअली यात्रा ऑन अ सोशल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जिसकी मैं बात कर सकती हूँ, ज्यादा बड़ी हिट है। मुझे ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को भी बॉयकॉट किया था। मैं रोज टीवी डिबेट्स पे जाती हूँ और मुझे पूरी तरह से ये याद है कि मैं तब डिबेट पे गई हूं भारत जोड़ो यात्रा पर जब बीजेपी ने कोई कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, जब झूठ बोलना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने बॉयकॉट करने की तमाम कोशिश करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड स्वेल होता है, अंततोगत्वा आपको दिखाना पड़ गया, और दिखाना तब पड़ गया जब उस पर आपको कोई कंट्रोवर्सी बनानी थी। इस बार भी यही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी जब ये कहते हैं कि मैं लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद स्थापित करना चाहता हूं, वो सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और विपक्ष को हौसला और मजबूती देते हैं कि वो सरकार को किससे लड़ सके। आज की तारीख में वो इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं? आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी ने गोता लगाया। मुझे तो लगा था गोता निकालकर डूबी हुई अर्थव्यवस्था को निकालने गए हैं, डूबे हुए रोजगारों को निकालने गए। वो तो खुड़ी बुड़की मार के बैठ गए, खुद ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गए। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का रोजगार पर, महंगाई पर, महिला सुरक्षा पर, आर्थिक असमानता पे कोई मतलब ही नहीं है उनको। जीवन तो अच्छा जी रहे हैं, वो बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, चकाचक कपड़े पहनते हैं, बढ़िया महंगे कपड़े, लाखों का चश्मा, लाखों का मफलर, लाखों का सूट, पूरा अपना नाम कढ़ा हुआ, बढ़िया चकाचक गाड़ियों से चलते हैं। 1 मिनट, लेकिन 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। उसके बाद आके झूठ बोल देते हैं 5% गरीब है। अरे 46 रुपए रोज पर 5% इस देश की आबादी रह रही है। अपने ऑफिस के नीचे चले जाइए, 2 पानी की बोतलें नहीं मिलेंगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं बढ़िया हवाई जहाज में घूम रहा हूँ जी, बढ़िया दोस्त मित्र आ रहे हैं, जहां घूमना है जाता हूं। कौन सी कंट्री ऐसी है जो अभी देखी नहीं 10 साल में, सब खत्म करनी है जाने से पहले। मतलब चकाचक लाइफ जी रहे हैं मोदी जी। तो कहीं कहीं मुझे हंसी भी आती है, पर कहीं बड़ा दुख होता है कि ये 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं तो नेता खुश रहेगा तो जनता को भी खुश रखेगा। चलिए वो तो कोई बात नहीं। कौन सी जनता खुश है मैं जानना चाहती हूँ। वो पिटते हुए नौजवान खुश हैं, वो किसान जो उनको आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं, जिन पर के लिए आपने कीले बिछा दी, वो खुश कौन है इनसे? खुश इनके मित्र हैं बस इनसे। अब मैं आ जाती हूँ पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से, इसकी आलोचना ये है कि जब राहुल गांधी को दिल्ली में होना चाहिए तब वो सड़क पे होते हैं, जब उन्हें सड़क पे होना चाहिए तो वो दिल्ली आ जाते हैं। एक आलोचना ये भी हो रही है कि यात्रा के बीचों बीच ब्रेक लेके वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ लोगों को क्या बताने जाते हैं वो जो पश्चिमी देशों के लोग हैं। ये आलोचना एक तरफ है। दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि लगातार ये कहा जा रहा है आपके जो आइडियोलॉग्स हैं उनकी तरफ से, जयराम रमेश जी का मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनके सामने भी ये सवाल रखा, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका पहला धर्म है चुनाव लड़ना, अगर आप चुनाव से और पूरे पॉलिटिकल सीन से बाहर हो गए तो लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का एनजीओकरण हो रहा है। आप इससे ये क्यों कहते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल यात्रा है, ये चुनावी यात्रा नहीं है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल है, ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं? ये जो लोग हैं ये कौन है? ये बीजेपी के इक्के दुक्के लोग हैं, ये बीजेपी का पीआर है, ये सरोगेट बीजेपी की कैंपेन्स है। कौन है ये लोग? आप मुझे एक बात बताइए। बिल्कुल आइडियोलॉजिकल यात्रा है, लेकिन हम कोई एनजीओ थोड़ी है, हम एक चुनावी पार्टी है। ये यात्रा क्या कर रही है? ये यात्रा लोगों से राहुल गांधी जी का डायरेक्ट संवाद स्थापित कर रही है। जब राहुल गांधी जी एक खुली जीप में एक लड़के को बुला के कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, और वो कहता है मेरा नाम अरविंद मौर्य, और वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है मेरे पास नौकरी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। वो उन युवाओं को हौसला दे रहे हैं, उनको ये आशा दे रहे हैं कि मैं हूं और हम आपके रोजगार पे काम करेंगे, और युवा उनको उस उम्मीद से देख रहा है। ये गहन पॉलिटिकल काम है।
मुझे ऐसा लगता है अंततोगत्वा मास कांटेक्ट प्रोग्राम, जिस तरह से हम लोगों से जुड़े, वही तो राजनीति है ना। आप जब इलेक्शन रैली में जाके हाथ हिलाते हैं और 10 मिनट की स्पीच देके चले आते हैं, वो राजनीति का काम है, वो चुनावी काम है। लेकिन आप सतत 3-4 महीने चल के लोगों से मिल रहे हैं, वो राजनीति का काम नहीं है। ये परहेज बड़ी बेतुकी नहीं, बात तो लगती है। ये परहेज क्यों है ये कहने में कि ये चुनावी यात्रा नहीं, कौन परहेज कर रहा है? राहुल जी तो बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। वो कहते हैं विचारधारा की लड़ाई तो है ही ना अरफा जी। ये देखिए, आज की तारीख में आप क्या कर रही हैं? आप एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रही लेकिन हैं। विचारधारा नहीं तो चुनाव का आप- हिस्सा है या नहीं? किसका वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जब उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि नहीं, ये यात्रा तो चलती रहेगी, चुनाव बीच में आएगा नहीं आएगा। मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। मेरा अपना मानना है कि विचारधारा की लड़ाई का मतलब है कि आप किन्हीं मूल्यों को लेकर लड़ मरने को तैयार है और चुनाव से रिलेटेड है। लेकिन ऑफ कोर्स रिलेटेड है। जब आप लोगों से मिल रहे हैं, जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जब आप जन समूहों से मिल रहे हैं, मनरेगा के मजदूरों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं जिनकी परीक्षा कैंसिल। आप प्रयागराज में हैं, पुलिस परीक्षा हुई, पुलिस परीक्षा में 50 लाख लोगों ने आवेदन दिया, परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल नहीं हो रही थी। आपने जन आंदोलन किया, वहां पे तगड़े से दहाड़ के बोला परीक्षा कैंसिल हो, 2 दिन बाद परीक्षा कैंसिल होती है। चुनावी मुद्दा है कि नहीं है? मेरा अपना मानना है कि यह भी एक नैरेटिव मेकिंग एक्सरसाइज है कि हम जो है आइडियोलॉजिकल तो बैटल हर व्यक्ति लड़ रहा है ना। आप भी लड़ रही हैं। अगर आप ना लड़ रही होती तो आप एक बहुत बड़े चैनल की आज एंकर होती। आपको क्यों ऑल्टरनेट मीडिया में काम करना पड़ा? क्योंकि आपको लगता है यहाँ पर विचारधारा की बात है, यहाँ पर आपको ज्यादा स्वतंत्रता है। आप सरकार से मैं सवाल पूछ विचारधारा सकती आ है। जाती हूँ, चूंकि आपने विचारधारा की बात करी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है? अभी देखिए, आप बीजेपी आरएसएस से कह रहे हैं कि 75 साल से एक तरह से देश चल रहा था धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारे नागरिक बराबर हैं। देखिए, ये सब बंद होगा। अब जो है हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ के संविधान हम बदल देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जहाँ हिंदू फर्स्ट या एक तरह के एक धर्म के मानने वाले लोगों को सर्वोच्चता हासिल होगी, बाकी लोग जो हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक होंगे। अब गरीब हिंदू ये सोच रहा है कि 75 साल से ये वाला जो सेक्युलरिज्म का मॉडल था ये तो मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। देखिए, मैं गरीब हूँ, मेरे पिता गरीब थे, उनके पिता गरीब थे, तो कम से कम जो मेरा बेटा है वो तो अमीर हो जाएगा, मुझे सर्वोच्चता भी मिलेगी। और आप ये सोचिए, अगर मैं सोचूं कि सिर्फ मेरे धर्म की वजह से मैं अपने बराबर में बैठे पत्रकार मेरे कॉलीग से बेहतर हो सकती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये तो रही बीजेपी की आइडियोलॉजी। कांग्रेस पार्टी क्या दे रही है? कांग्रेस पार्टी वही पुराना भारत देना चाहती है, वही सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, इन तमाम टर्म्स को, तो जिस तरीके से इनको डिमोनाइज किया गया है आज की तारीख में, तो ये गालियां हैं। तो आज तो गांधी को भी गाली दी जाती है, तो क्या गांधी को हम बापू और राष्ट्रपिता कहना बंद कर दें? हम गोडसे के पुजारी बन जाएं भाजपाइयों की तरह? आज तो नेहरू को गाली मिलती है, आज तो इंदिरा गांधी को जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की हिम्मत दिखाई उनको गाली मिलती है, आज तो हर व्यक्ति को जिसने इस देश के लिए अपना खून, अपना बलिदान दिया उसको गाली मिलती है। आज की तारीख में ये हो रहा है। कुछ चीजें जो है वो शाश्वत सच का हिस्सा होती हैं। मुझे लगता है कि जो फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है, वो हमारा संविधान है। हमारा संविधान क्या कहता है? वी आर अ सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उसके अलावा मुझे सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके अलावा सारी बातें बेमानी है। आपने कहा वही पुरानी बातें, तो अगर वही पुरानी बातें ठीक हैं तो क्या उन बातों से इसलिए वास्ता तोड़ दिया जाए क्योंकि वो पुरानी है? क्या बनाना चाहती है भाजपा? मैं आप ही की बात की आगे बढ़ाती हूं कि एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा बच्चा, किसका बच्चा 10 साल में उससे ज्यादा अमीर बना है? एक व्यक्ति लेके आ जाइए, मोदी जी का, उनके मंत्रियों का, उनके मित्रों का। और एक असली बात यह भी है कि जिन लड़कों के भविष्य की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उनका काम है उनकी रैलीज में जाके कालीन बिछाना, उनके जो समारोह होते हैं उसमें नारे लगाना। जब उससे भी थक जाओ तो जब आपके त्योहार हो तो दूसरे धर्मों के संस्थानों पर जाकर अपने झंडे गाड़ना। और इनके बच्चे क्या करेंगे? इनके बच्चे हार्वर्ड में, इनके बच्चे बॉस्टन में, इनके बच्चे NYU में, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे। आपके बच्चों का ये काम है, इनके बच्चों का अलग काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी का हमारा फाउंडेशन है, अगर उस पर प्रहार होगा तो हम फिर उखाड़ फेंकेंगे आपको। ये हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे प्रहार करेंगे, अगर आप लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे प्रहार करेंगे, अगर आप सेक्युलरिज्म पे प्रहार करेंगे, अगर आप गरीब के हक पे प्रहार करेंगे, आपके खिलाफ खड़े हो जाना हमारी आइडियोलॉजी है। उससे आपको तकलीफ है? ठीक है Not सुप्रिया, my आपकी problem. बात पूरी तरीके से मेरी समझ में आई। अच्छा लगा कि आप इस तरह से कमिटेड होकर अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बोल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने हैं, जिसमें हम संविधानवाद की बात कर लें, धर्मनिरपेक्षता की बात कर लें, उदारवाद की बात करें, बराबरी की बात करें, ये एक तरह से इनकी करेंसी को इतना कम कर दिया गया, जैसे मैंने कहा कि इनको गालियाँ बना दिया गया। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को एक नई जबान, एक नई भाषा
की ज़रूरत है कि इन्हीं जो ये हायर आइडियल्स हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि ये तो एक तरह से उस आदमी के लिए ये विचारधारा है जिसका पेट भरा हुआ है। आप इस विचारधारा को लोगों के पेट से कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि वैल्यूज़ यही रहें, लेकिन एक भाषा नई होनी चाहिए? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और इसलिए असहमत हूं। मेरा गांव देहात से संबंध है, मुझे लगता है आपका भी है। मैं जब गांव देहात जाती हूं और वहां पर मुझे हर वर्ग के व्यक्ति मिलते हैं, वहां पर दलित भी मिलते हैं, हमारी तरफ आदिवासी भी हैं, थारू कम्युनिटी के भी लोग हैं, हमारे यहाँ पिछड़े भी हैं। उनको इस देश के संविधान ने यह हक दिया है कि वो वोट करके अपनी सरकार चुने, और उनके वोट में और इस देश के सबसे अमीर आदमी के वोट में कोई अंतर नहीं है। जो न्यायपालिका है इस देश की, वो उसको समान ट्रीट करती है। ये हिंदुस्तान है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी बदलकर हम इसको कुछ कूल बना दें, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवा को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि व्हाट्सएप पर खर्रे पढ़ना एक बात है। बिल्कुल इन्होंने वर्ड्स को डीमोनाइज किया है, इन्होंने तो मतलब राष्ट्रवाद को भी डीमोनाइज कर दिया है। लेकिन असलियत यह है कि जिन किसानों पर आप प्रहार कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस, उनके लड़के तो बॉर्डर पर अपनी जान दे रहे हैं, उनके शव तो जो लिपट के आते हैं वो तिरंगे में लिपट के आते हैं, और उन्हीं किसानों को आप उन जवानों के दोस्तों से पिटवा रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है, इसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का ये नैरेटिव है कि ये सारे वर्ड्स डीलेजिटिमाइज हो गए। बिल्कुल भी नहीं। क्या इक्वालिटी, क्या लिबरलिज्म, क्या सेक्युलरिज्म, क्या सोशलिज्म, क्या सॉवरेनिटी डीलिबरल, मतलब ये क्या डीलेजिटिमाइज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि नरिमन पॉइंट पे जिसकी सबसे बड़ी कोठी इस देश में हो वो, और आपके ऑफिस के नीचे जो खोमचा लगाता हो या जो रिक्शा चलाता हो, वो एक स्वर में कहता है मेरा वोट एक बराबर है। ये इस देश की ताकत है, और इस ताकत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हम हैं। मैं इस उदाहरण को देने के बाद अगले मुद्दों पे बढ़ना चाहती हूँ। उसमें यही कि साफ तौर पर आप ये देखिए, जो इनका प्लायंट मीडिया है, वो दरबारी मीडिया, जो कि वही बात कहता है, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। वो मीडिया ये कह रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र का अलग मॉडल है। वो ये कह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न मॉडल, जो कि नेहरू लेकर आए, अम्बेडकर लेकर आए, हमें वो नहीं चाहिए। 75 साल हमने जी लिया, हम लोकतांत्रिक रहेंगे, लेकिन हम विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि हम अपनी सभ्यता संस्कृति पर वापस जा रहे हैं, और एक नया कोई ऐसा कोई खला में, फिजा में कोई मॉडल है डेमोक्रेसी का, जो ये बताना चाहते हैं, जो ये कहते हैं इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं होगा, जो सबको बराबर वोट के आधार पे बेस्ड नहीं होगा, जो हिंदू फर्स्ट होगा। बार बार ये ज़रूरत है, क्योंकि 80% लोगों को अगर आप ये समझा दें कि वो सर्वोच्चता होगी उनकी, वो सर्वोपरि होंगे, तो ये खास बात है जो कांग्रेस पार्टी को भी समझनी ज़रूरी है, और वो हर उस शख्स को जो भारत के संविधान में यकीन रखता है कि एक नया मॉडल देने की कोशिश हो रही है। मैं आगे बढ़ती हूँ। ये खोखला दावा है, मैं 10 सेकंड इसमें बोलना चाहती हूँ। ये खोखला दावा है, और ये खोखला इसलिए है क्योंकि अगर ये खोखला ना होता, और छोटी सी बात, और उसके पोस्टर बॉय हैं आपके विदेश मंत्री जयशंकर साहब, जो ये कहते हैं कि बाहर देखिए वेस्ट के मुकाबले हम विश्व गुरु नहीं। उसके पोस्टर बॉय वो MEA वाले हमारे विदेश मंत्री हैं जो कहते हैं कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी से कैसे लड़ेंगे। मतलब जो हजारों लाखों सैनिक जाड़ा गर्मी बरसात, मतलब बर्फ में खड़े होकर आपकी सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके हौसले को पस्त करने का काम करते हैं जयशंकर। मुझे तो बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। आपने एक बात बोली, और 10 सेकंड में वो बात मैं अंत करूंगी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोली कि मीडिया जो है बिल्कुल चरण वंदन में ये कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता अरफा जी। अपनी पीक ऑफ पॉपुलैरिटी 2019 में भी मोदी जी को 37% वोट मिले थे। 86% अगर इस देश में हिंदुओं की आबादी है, तो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज ने उनको वोट नहीं दिया। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज को लगा कि हमारे देश के लिए, हमारे हक के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक आदमी या ठीक पार्टी नहीं है। आई थिंक वी हैव टू हैव इनेट फेथ इन द विजडम ऑफ आवर पीपल। कहीं हमें लगता है कि मीडिया सारा कुछ कर रहा है। मीडिया का एक लिमिटेड स्कोप है, बिल्कुल है। आप नैरेटिव बिल्डिंग में, आप सरकार के मैसेजेस को, आप सिर्फ कांग्रेस को ब्लैकआउट करने में आप बिल्कुल पारंगत हैं, लेकिन मीडिया का एक लिमिटेड रोल होता है। मीडिया आपसे कह रहा है हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन उसी विश्वगुरु को एक हरा कपड़ा लगाकर दिल्ली के गरीबों को छुपाना पड़ रहा है। तरुण जो है आगरा में, वो आत्महत्या कर लेता है, साथ में बच्ची और उसका लड़का का भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि खाने को नहीं है। रमेश बिंद मजदूर है, कर्जा इतना बढ़ गया, आत्महत्या कर ली पिछले 48 घंटों में। ब्रिजेश पाल ने कहा इन डिग्रियों का क्या मतलब है, जला के कर दी, उसके बाद खुदकुशी कर ली। ये विश्वगुरु हैं। कहां आप विश्वगुरु बन रहे हैं? आप विश्वगुरु वहां बन रहे हैं जहां आपके देश के सबसे 5% गरीब लोग 46 रुपए रोज पर
दवाई, पढ़ाई, रोटी, कपड़ा सब खरीदने को मजबूर है। क्या है ये? लेकिन सुप्रिया जी, अगर यही 37-40% वोट हमेशा मिलता रहे नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस को, तो हमेशा सत्ता में रहेंगे। तो हमारे मॉडल में ही एक फॉल्ट है। और आप भी हमेशा अगर 18-20 पे ही रहें और आगे ना बढ़ें, तो ये तो खैर कोई बहस की बात नहीं। मैं अक्सर सुनती हूँ इस आर्ग्यूमेंट को, और एक तरह से एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कशन में आपको वोट 37% नहीं मिलेगा, मुझे बहुत उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हो। अब ये बात हो रही है, यहाँ अग्निवीर की बात हो रही है, इसके अलावा लीगल एमएसपी की बात हो रही है। जिस 5 गारंटियों का जिक्र करें राहुल गांधी, उसी से मिलती जुलती ये बात जो ये कह रहे हैं, अग्निवीर हम खत्म कर देंगे और लीगल एमएसपी हम देंगे। यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब आप इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं, राहुल गांधी खुद जाके, मुझे याद है शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात है, वो ये कहकर आए वहाँ से कि हमारे और बीजेपी के इकोनॉमिक मॉडल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वही मॉडल है। आप इकोनॉमी की जर्नलिस्ट रही हैं, आप डेटा फिगर्स को अच्छे तरीके से समझती हैं। मुझे ये बताइए कि जो इनका इकोनॉमिक मॉडल है बीजेपी का, और आप जो करना चाहती हैं लीगल एमएसपी देकर या अग्निवीर ख़त्म करके या बेरोज़गार नौजवानों की जो भीड़ लग रही है राहुल गांधी के इर्द गिर्द, मैं देखती हूँ हज़ारों की तादाद में खुद उत्तर प्रदेश में भी देख कर आई हूँ कि राहुल गांधी एक शब्द बोलते हैं, हज़ारों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लड़के होते हैं उसमें, यंग लड़के, तो वो बेरोज़गार हैं। तो कैसे आप ये नौकरियाँ कहाँ से क्रिएट करेंगे? कोई नया मॉडल होगा? मुझे लगता है कि राहुल जी ने ये बहुत क्लैरिफाई किया है कि हमारे और उनके इकोनॉमिक मॉडल में फंडामेंटल डिफरेंस है। फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कुछ मोनोपोलीज क्रिएट करने में विश्वास करता है। वो सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स एक ग्रुप को देना चाहता है, वो सारा टेलीकॉम दूसरे ग्रुप को देना चाहता है। तो वो कुछ ओलिगार्क्स के मॉडल पे चल रहा है, जैसे रशिया या नॉर्थ कोरिया वगैरह में होता है, जो शॉनबल का क्रिएशन था। एक ओलिगार्क्स आप क्रिएट कर दीजिए, फिर आप उन 7-8 लोगों को घुमाते रहिए और आपके हिसाब से चीजें चलती रहें। उनका जो मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। उनके मॉडल में छोटे, लघु, मध्यम उद्योग, एमएसएमई नहीं है। अगर 30,000 एमएसएमई 3 साल में बंद हो रहे हैं, उनको नहीं चाहिए वो एमएसएमई। उनको रोजगार लोगों को नहीं चाहिए, उनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स चाहिए जो उनके इशारे पे नाचे। हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो बहुत सिंपल है, और हमारे इकोनॉमिक मॉडल से इस देश को फायदा हुआ है। इस देश के 27 करोड़ लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, जैसे बीजेपी आजकल स्वयं मुंह मियां मिट्ठू बन के अपनी पीठ ठोकती रहती है। नीति आयोग के उनके एक रिटायर्ड आईएएस हैं, उनको लगता है सुबह ये बोल दो, यही चर्चा होती रहेगी, गरीब निकल गए। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है, इस देश को ग्लोबलाइज किया है, इस देश में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, मल्टीनेशनल्स आए। वो क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब तक लोगों के हाथ में प्रॉस्पेरिटी या पैसा नहीं डालेंगे, जब तक आप कंजम्पशन पे ध्यान नहीं देंगे, ना इन्वेस्टमेंट होगा, ना जॉब क्रिएशन होगा। इट्स अ सिंपल साइकिल ऑफ इकोनॉमी। हम एमएसपी की बात क्यों करते हैं? हम एमएसपी की बात इसलिए करते हैं कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले। ये एमएसपी की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर एमएसपी आ जाएगी तो जो प्राइवेट बायर्स हैं उनको एमएसपी के ऊपर ही खरीदना पड़ेगा। जो इनके मित्र मंडली है जो खरीदती है, जो फूड एग्रो बिजनेस में, आपको अच्छी तरह से पता है वो कौन है। तो इसलिए एमएसपी के विरोधी है। ये क्यों अग्निवीर को लाना चाहते हैं? ये कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। सबसे पहला फंड आपको अपने डिफेंस से काटना है। आप इस समय एक ऐसे सब कॉन्टिनेंट में हैं जहां पर चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक एक्सेस है। आपकी जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बांग्लादेश कॉक्स बाजार में चाइना को बिठाकर बैठा है, श्रीलंका ने चाइना को, आप तीनों तरफ से एक चाइनीज इंपीरियलिज्म हो रहा है, और उसमें आप अपने डिफेंस बजट को कम कर रहे हैं साल दर साल, और आप कहते हैं हम अग्निवीर लाएंगे। कभी किसी ने यह सोचा है कि जो मिलिट्री ट्रेंड अग्निवीर 4 आप हायर करिएगा, 3 को जब 5 साल बाद निकाल दीजिएगा, उनका क्या होगा? जब 25 साल की उम्र में वो लड़का बेरोजगार पहुंचेगा, मार्शली ट्रेंड रहेगा, कितनी सोशल इंस्टेबिलिटी रहेगी। और ये सब करते हुए क्या सरकार ने सोचा है कि कहीं ना कहीं आप सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आर आर्म्ड फोर्सेस आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्सेस। आप उसके साथ ये क्या तबाही कर रहे हैं? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनरल नरवाने ने अपनी बुक में लिख दिया है। वो ट्रेंड लोग जब बाहर सोसाइटी में निकलेंगे, जिनके पास रोजगार नहीं होगा, तो क्या होगा? लेकिन अगला सवाल ये होता है, इकोनॉमिक मॉडल का जिक्र हुआ, तो क्या जब आपकी सरकार बन जाएगी तो उसमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ओलिगार्की का आपने जिक्र किया, ये लोग नहीं होंगे? एब्सोल्युटली होंगे अरफा जी। ये लोग कोई मोदी जी के आने के बाद 2014 में इनका उत्थान नहीं हुआ है। ये सब बड़े उद्योगपति थे, ये सब बड़े उद्योगपति थे, लेकिन ये एक इकोनॉमिक साइकिल का, एक इकोनॉमिक जिसको प्लकार्ड कहते हैं, उसका हिस्सा थे। देयर आर ऑब्वियसली 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसके ऊपर 100 होती हैं, फिर कम होते हैं, फिर एमएसएमई होते हैं, एक वर्चुअस साइकिल होती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे छोटे उद्योगों को खत्म करते जाइएगा, हिंदुस्तान में 14 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैंने टेलीकॉम जर्नलिज्म बहुत किया, 14 टेलीकॉम ऑपरेटर होते थे। आपने उन 14 को खत्म करके अब 2.5 रह गए, एयरटेल,
रेलजियो और आधा तिया आप वोडाफोन आइडिया को मान लीजिए। इससे किसका फायदा हो रहा है? क्या कंज्यूमर का फायदा हो रहा है? नो, बिकॉज दे कैन ऑल थ्री टॉक टू ईच अदर और वो जैसा रेट डिसाइड करते हैं वो रेट चलता है। सारे नियम कानून आपने बदले। अरुण जेटली जी का मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा कि द मिनिस्टर एंड द TRAI चेयरमैन आर प्रिसाइडिंग ओवर द डेथ ऑफ इंडियन टेलीकॉम। जब आप ये कर रहे थे, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपके नीति आयोग जब लिख कर देता है कि सारे एयरपोर्ट्स एक आदमी को मत दीजिए, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये कर रहे हैं। हमारे टाइम पर तो इन लोगों का उत्थान हुआ बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिसी साउंड होनी चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए एक तरह की होनी चाहिए, मीडियम के लिए एक तरह की और छोटे के लिए एक तरह की। मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कट किया, 32% से कट करके 22% पर ले आए। 4.5 लाख करोड़ का सरकार ने नुकसान सहा। कितनी नौकरियां बनी उसके कट करने से? एक भी नहीं। क्या निवेश हुआ? एक भी नहीं हुआ। सब लोगों ने अपनी बैलेंस शीट साफ कर ली, अपनी डेट पे ऑफ कर ली और सब लोग बैठ गए। और ज्यादातर कंपनियां निवेश अब बाहर कर रही हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं। तो अगर आपकी पॉलिसीज इतनी सच्ची हैं, अगर लोग वाकई में जो तारीफ आपकी कैमरे पर करते हैं मानते हैं, व्हाई आर दे नॉट पुटिंग मनी वेयर देयर माउथ इज? आपकी लीप ऑफ फेथ क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन जब यही अडानी और अंबानी आपकी जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं, बहुत उनके अच्छा साथ सवाल है। बिजनेस करती हैं, तो राहुल गांधी एक तरह से उनकी विश्वसनीयता बड़ी खतरे में पड़ जाती है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर रैलियां कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ उनका नाम लेके बोल रहे हैं जिनसे आपकी खुद की राज्य सरकारें धंधा कर रही हैं। आरफा जी, कांग्रेस एंटी बिजनेस ना थी, ना है और ना रहेगी। बड़े कॉर्पोरेट्स का एक रोल है इंडियन इकोनॉमी में, बड़े कॉर्पोरेट्स का रोल है जॉब क्रिएशन में, बड़े कॉर्पोरेट्स का एक रोल है रेव अप करने में इकोनॉमिक साइकिल। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि आप मोनोपोली क्रिएशन बंद करिए, आप किसी को टेंडर के माध्यम से लाइए, लोएस्ट बिडर है उसको बिल्कुल काम दीजिए। लेकिन नाम लेना ठीक है? था। क्या इन कॉर्पोरेट्स का नाम लेना ठीक है? इन बिजनेसमैन का नाम लेना? मैं बताती हूँ क्यों ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जब वो ये कहते हैं कि आप टेंडर के माध्यम से लाइए, जिसको लोएस्ट टेंडर मिलता है, बिडर है, उसको दीजिए आप। हमने राजस्थान में वो किया, हमने तेलंगाना में वो किया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप रातों रात कहते हैं कि मैं 6 एयरपोर्ट इनको दूंगा, आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लिखित फाइल में देता है ये करना गलत होगा, इसको करने से इंस्टेबिलिटी आएगी, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, एक को मत दीजिए, मोनोपोली क्रिएशन होगा। आपका नीति आयोग आपको लिख कर देता है, उसके बाद भी आप ओवर रूल करके जब एक व्यक्ति को देते हैं। NCLT आपने बनाया, IBC आपने बनाया, आप किसान की कर्जा माफी नहीं कर सकते, लेकिन 14.5 लाख करोड़ आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ कर दिए और वो सारे एसेट 80%, 90% डिस्काउंट पर हेयर कट लेके एक ही व्यक्ति को मिल रहे हैं। इसलिए नाम लेना जरूरी है। नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब प्रधानमंत्री एक व्यक्ति के हवाई जहाज में घूमकर दुनिया घूमते हैं या अपनी हर ट्रिप पर उनके साथ उनको ले जाते हैं और जब वो वापस आ जाते हैं तो मान्यवर को वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, दिस इज अब्यूज ऑफ पावर, दिस इज अब्यूज ऑफ प्रिविलेज, दिस इज क्रोनी कैपिटलिज्म। और क्या है भ्रष्टाचार? मैं आगे बढ़ती हूँ, सोशल स्कीम पे 2 सवाल पूछती हूँ कि जिस तरह की जो सोशल कार्यक्रम रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं, सीधे तौर पर इस बात से हम नज़र नहीं चुरा सकते कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी RSS मिलकर जिस तरह का ये देश तैयार कर रहे हैं, उसके सीधे सीधे शिकार के तौर पर भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई, दलित, आदिवासी भी हैं, लेकिन पोस्टर पर जो लगाए हैं वो मुसलमान लगाए हैं कि फिलहाल ये दुश्मन है आपके। सीधा नुकसान दलितों को हो रहा है, आदिवासियों को हो रहा है, किसानों को, मजदूरों को हो रहा है, लेकिन एक आम हिंदू को समझाया जा रहा है कि देखिए इन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। ऐसे में डर ये भी है कि अगर नरेंद्र मोदी 3.0 अगर आते हैं फिर से, तो यही जो लिंचिंग, डिस्क्रिमिनेशन, इस सबको फॉर्मलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कानून तो ले ही आए हैं CAA, उसको जिस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक तरह की ग्रेडेड या लिमिटेड एक तरह की सिटीजनशिप लाने की कोशिश हो सकती है। कांग्रेस पार्टी इसको समझ रही है? बिल्कुल समझ रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि ये डर वाजिब है, लेकिन ये डर ही रहेगा, ये यथार्थ नहीं बन सकता है। मोदी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। गांव देहात में लोग खासे नाराज हैं, गांव देहात में लोगों की थाली पर आपने प्रहार किया है। जब 50,000 बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन वापस लेना पड़ता है तो ये पता चलता है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। और वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ ईसाई नहीं है, वो सिर्फ दलित नहीं है, वो जनरल कास्ट के भी लोग हैं, वो गरीब हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं आज की तारीख में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने ये चुन लिया कि ये हमारा एनिमी है और इससे अटेंशन डाइवर्ट करते रहो। एक वो अटेंशन डाइवर्ट है, एक अटेंशन डाइवर्ट है पानी में डुबकी लगा दो, नीचे जाके मंत्रोच्चारण करने लगो, एक अटेंशन डाइवर्ट है सी हॉक पर बैठ के आ जाओ, एक अटेंशन डाइवर्ट है वहां पर चुनाव हो रहा है 14 मई को और आप जाके गुफा में बैठकर कैमरा वैमरा देखकर मंत्रोच्चारण करने लगी। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारे तौर तरीके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस इमेज के पीछे ना
लोगों के थाली पर जब प्रहार होता है तो बहुत बहुत बदलाव होता है। अगर आपकी सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, चाहे गठबंधन सरकार बने या जैसी भी सरकार बने, क्या वैसी सरकार होगी जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी, या इन 10 सालों में जिस तरह से राजनीति और समाज बदला है ये एक अलग तरह की सरकार होगी? ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि वी आर नॉट, इंडिया इज नॉट डेवलपिंग, वी आर रिक्लेमिंग। क्या जो ये 10 सालों में नुकसान हुआ है लोकतंत्र का, सामाजिक ताने बाने का, हमारे तमाम जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका, इनकी भरपाई कैसे करेगी कांग्रेस पार्टी? इस नुकसान को कैसे कम करेगी? किस तरह की सरकार होगी? मुझे ऐसा लगता है मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस देश को खाद्य सुरक्षा दी, इस देश को मनरेगा दिया, इस देश को राइट टू एजुकेशन दिया, इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। आज आम नागरिक अपने नुमाइंदे से पूछ सकता है कि पॉलिसी में फला फला चीजें कैसे हैं। ये अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दिया। मुझे बहुत फक्र है इस सरकार पर। कांग्रेस की सरकार ने इस देश में किसानों का कर्जा माफ पहले किया, बाकियों का बाद में किया। मुझे ऐसा लगता है पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आम जनता की सरकार होगी, ये उन लोगों की सरकार होगी जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, ये रोजगार वाली सरकार होगी, ये दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासी पिछड़ों के हक की सरकार होगी। 73% आबादी है, 6% रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको यथार्थ नहीं करिएगा तो आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। ये सिर्फ हक की बात नहीं है, ये उन लोगों के प्रतिनिधित्व की बात है। ये वो सरकार होगी। और जहां तक सामाजिक ताने बाने की आपने बात करी, मेरे नेता एक बड़ी खूबसूरत लाइन कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और ऐसा व्यक्ति जब सरकार चलाएगा तो कितनी मोहब्बत इस देश में होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। मैं तो सोचती हूँ कि शायद भारत में एक ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन की भी जरूरत पड़ जाएगी। आपस में जो सोसाइटीज बिखर गई हैं एक दूसरे से, उन्हें वापस मुझे ऐसा लगता है कि आम लोग आपस में ना झगड़ा करना चाहते हैं, आम लोग ना आपस में खून के प्यासे हैं, आम लोग आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये जो भाजपा का ताना बाना है, ये जो भाजपा की कुत्सित गंदी राजनीति है, कहीं ना कहीं इसके चलते एक उन्माद का माहौल फैलता है। अदरवाइज आप छोटी सी, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, आपको कभी कुछ हो जाए, आप अस्पताल चले जाइए, डॉक्टर कहे खून चाहिए तुरंत और तभी जिंदगी बच सकती है। कोई पूछता है ब्लड बैंक जाके, हिंदू का है, मुसलमान का है, दलित का है, पिछड़े का है, हमारे अगड़े वर्ग का है, किसका है? भैया खून का रंग लाल है और उस समय खून की जरूरत है जिंदगी बचाने के लिए। 10 साल और बीजेपी की सरकार रहने दीजिए आप, फिर लोग खून का भी रंग पूछेंगे, मुझे खून नहीं की लगता जाति है, भी मुझे पूछेंगे। नहीं लगता है। अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब तक ये दूसरा चुनाव अब जो होने वाला है 1 महीने बाद, तब तक कितनी बचेगी कांग्रेस पार्टी और कितना बचेगा अलायंस? मैं इस पर तो एक बात कहती हूँ और ये बड़ी हंसी की बात है कि चले थे देश को कांग्रेस मुक्त करने, खुद कांग्रेस युक्त हो गए। धीरे धीरे मुझे लगता है कि भाजपा मोदी और भाजपा कांग्रेस दो धड़ बन जाएंगे। मेरा इसमें एक थोड़ा सा, मैं इसका थोड़ा पोलराइजिंग व्यू है मेरा इसमें ये व्यू है कि अगर आप कांग्रेस से बीजेपी की गुलाटी मार सकते हैं, अगर आप वैचारिक रूप से इतना बड़ा समरसॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम दिन और रात का हम में अंतर है, तो आप कल नहीं, आप आज चले जाइए, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने के लिए ना बहुत जज्बा चाहिए। ये लड़ाई लड़ने के लिए कहीं पर बहुत कलेजा चाहिए, कहीं पर बहुत हौसला चाहिए, कहीं पर यू नीड दैट स्टमक फॉर अ फाइट, क्योंकि ये हर तरह से आपको अटैक करते हैं। ये आपकी रेपुटेशन असैसिनेशन करते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे अटैक करते हैं, ये आपके परिवार, आपके नाते रिश्तेदार, आपके मित्रों, आपके ऑफिस वालों तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब करेंगे। अगर वो कलेजा है तो ये लड़ाई लड़िए, अन्यथा ये लड़ाई इट्स नॉट फॉर द वीक हार्टेड, इट्स नॉट फॉर द फीबल हार्टेड, इट इज फॉर पीपल जो राहुल गांधी के साथ खड़े होकर ये लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने ये जो कहा कि इंडिया गठबंधन कितना बचेगा, मेरा तो अपना मानना है, हमने यूपी में अनाउंस कर दिया, हमने आपके साथ जो 5 जगह थे वो अनाउंस कर दिए, इसी हफ्ते और भी गठबंधन अनाउंस हो जाएगा जो बाकी राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी का जो 38 का भानुमति का कुनबा जुड़ा था, उसमें क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, मुझे तो बड़ा सर फुटा हुआ समझ में आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, कुछ राज्यों में अभी आपको और पता चलेगा। अब आखिरी बात, क्योंकि दर्शकों से मैंने वादा किया था कि आपसे आपके निजी सफर के बारे में भी जरूर पूछूंगी। आप एक शानदार पत्रकार रही, बहुत कामयाब थी आप, उसके बाद अचानक ये राजनीति में दखल क्यों किया, और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ कामयाब हुई हैं? क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि आप एक जीवन में कई जीवन जीना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पत्रकारिता कर रही थी तो राजनीति में शुरू से बड़ा झुकाव था, एक रुझान था, राजनीति बहुत अच्छी लगती थी और ऐसा लगता था कि किसी बदलाव का बड़ा सशक्त जरिया जो है वो राजनीति है। मैंने 5 साल मोदी सरकार में भी पत्रकारिता करी और एक बात मैं सच में कहूंगी कि मुझे बहुत एक्सेस था इस सरकार में। मैं प्रधानमंत्री से भी मिलती थी, मैं बाकी मिनिस्टर से भी, मेरी बड़े अच्छे संबंध थे, सब जानते थे, जबकि मैं कांग्रेस से, मेरे पिताजी हैं, सब कुछ था। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि अब पत्रकारिता हमारे साथ, टू बी फेयर मैं ये हाथ उठा के कहूंगी, मेरे चैनल में कोई इंटरफेरेंस कभी नहीं हुआ। लेकिन मैंने देखा कि पत्रकार जो थे वो इतने ईगर थे चरण वंदन के लिए, वो इतने ईगर थे भोंपू बनने के लिए।
मैंने कहा अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई तो हम ये नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी हुआ कि मेरे फादर का देहांत हो गया था और वो सीट खाली थी और मुझसे उन्होंने बात करी, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल करूंगी। मैं बस लेकिन हमेशा ये बात ज़रूर कहती हूँ कि जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी तो बीजेपी ने तो लोगों को लगा कि मैं राजनीति में जा रही हूँ, पर आज क्योंकि मैं एक वक्ता हूँ और बहुत धज्जियाँ उड़ाती हूँ बीजेपी की, मेरी तो बीजेपी ने खाल खींच दी होती अभी तक, क्योंकि वो कहते हैं आप बायस्ड हैं। कुछ बेचारे ढूंढ ही नहीं पाए मेरे पत्रकारिता डेज से, क्योंकि आई थिंक आई वाज एन ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप, अगर आपकी एक आवाज से एक व्यक्ति पर भी फर्क पड़ रहा है, वो बहुत जरूरी है। आज जिस राह पे ये देश निकल पड़ा है, जिस राह पे ये देश ठेला जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है। और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया? मेरा बहुत मन है, जो पार्टी कहेगी वो किया जाएगा। जरूर, उम्मीद है, शुभकामनाएं भी आपके लिए कि आपको हम संसद में देखें, क्योंकि ये तेज आवाज जो टीवी पर मैं कहती हूँ अच्छे भारतीयों की धज्जियां उड़ा देती है, वो संसद में रहेगी तो अच्छा लगेगा। एक महिला सांसद होंगी। शुक्रिया, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।